Hello, viewers. Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is an actor who has lit up the silver screen in Hindi cinema with his amazing performances. While he has played many memorable roles, people often remember him for his resemblance to the legendary actor Dev Anand. His charm and talent remind audiences of the golden era of Bollywood. Get ready to be mesmerized by this actor who carries on the legacy of classic Hindi cinema. So let's welcome Kishore Bhanu Sali ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार 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 भैया। आशीष भाई। यस सर। जी जी जी। तो हमें आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका मेरा वो कुछ जम ही नहीं रहा था, डेट का, टाइम का। हाँ जी। और आज देखिए अचानक टाइम का जम भी गया। मैं हम्म, सोच रहा था आज मैं कर लूं, क्योंकि हम लोगों का भरोसा नहीं, अगले दिन हम लोग कहाँ है हमको ही पता नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जी जी जी। टुमारो नेवर कम्स, ये काफी पॉपुलर फ्रेज भी है। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि आप सबसे पहले अगर इंडियन सिनेमा से परिचित हुए, फैमिलियर हुए, तो आपके जो पहले हीरो थे वो थे जितेंद्र जी और राजेश खन्ना जी। जी तो सर बिल्कुल। हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जितेंद्र राजेश खन्ना जी से देव आनंद तक पहुंचने का ये जो जर्नी था, ये कैसा था, कैसे रहा? बचपन था एकदम, मतलब ये क्या उम्र थी, 7 8 साल पहले की। अभी मैं 62 हूँ नाउ। हम्म, अभी 13 मार्च को ही मेरा जन्मदिन था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 55 साल पहले की, हम्म, जब मैंने जितेंद्र की पिक्चर देखी थी, कारवां एंड हम जोली। हम्म, और राजेश खन्ना को तो हम्म, बच्चा जानता था, बच्चा पैदा होते ही राजेश खन्ना पहले बोलता था, माँ बाद में बोलता था। ये जमाना था राजेश खन्ना का, पहला सुपरस्टार हिंदुस्तान के। हम्म, तो इन दोनों को जानता था, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी वगैरह। हाथी मेरे साथी मैंने देखी भी थी। हम्म, तब मुझे एक लड़के ने कहा, वो उसका पूरा परिवार जो है वो फिल्मी दीवाना था, उसकी सिस्टर, उसकी फिल्में वो लोग बहुत देखते थे। उसने मुझे कहा, तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है। देव आनंद जी से। अब मैंने देवानंद, मैंने नाम तक नहीं सुना था कभी। हम्म, हम्म, देवानंद कौन है? हम्म, तो उसने बताया कि जॉनी मेरा नाम, एक फिल्म है, उसका हीरो है। हम्म, 7 8 साल रही होगी उम्र, कोई उम्र तो थी नहीं मेरी उस वक्त। हम लोग को 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे 5 पैसा ऐसा मिलता था हम लोगों को। और बचपन के दिन थे। अब मुझे उसने जो जो गोली खिला दी कि देवानंद से शक्ल मिलती है, अब ये मुझे बस उसने कि देवानंद, अब ये है कौन भाई, देवानंद कौन है? हम्म, ये मुझे पूरा नशा हो गया कि भाई अब ढूंढना है कि कौन है। हम्म, सोचने लगा कि पिक्चर जो भी आएगी देवानंद साहब को मैं देखूंगा, हम्म, मुझे जॉनी मेरा नाम देखनी है। हम्म, तो इन दिनों पिक्चर रिलीज हुई थी, ये गुलिस्तान हमारा। हम्म, पता चला वो देवानंद साहब की पिक्चर है, तो हम लोग 3 4 दोस्त मिलके जा रहे थे। हम्म, तो उसमें मेरे भाई को पता चल गया कि ये बंक करके स्कूल को और ये फिल्म देखने जा रहा है। हम्म, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी, हम्म, तो मैं जा नहीं पाया। हम्म, और फिर हो गया वैकेशन। वैकेशन के बाद मैं चला गया मामा जी के घर पे, पालघर। हम्म, वहां यही पिक्चर रिलीज हुई थी, क्योंकि पहले बॉम्बे में होती थी, उसके बाद कहीं बाहर रहती थी। हम्म, तो मैं जब वहां पहुंचा तो ये गुलिस्तान हमारा वहां रिलीज हुई थी। मैंने मेरे भाई से कहा, कजिन ब्रदर से, भाई मुझे तू ये गुलिस्तान हमारा दिखा दे। हम्म, उन दिनों फिल्मों का इतना क्रेज था, इतना क्रेज, मतलब फिल्म कोई दिखा दे वो आदमी हमारे लिए भगवान है। हम्म, फिल्म देखना सबसे बड़ा वो था हमारे को, ये फिल्म देखनी है, मतलब थिएटर में सीट फटी हुई है या एसी है या पंखा चल रहा है, वो हमें कोई उससे मतलब नहीं था। हम पूरा फिल्म के अंदर डूब जाते थे। हम्म, और पैसे जमा कर करके हम लोग जाते थे। हालांकि घर में पता नहीं चलना चाहिए कि फिल्म देखने गए हैं, हम्म, क्योंकि बहुत डांट पड़ती थी, फिल्म देखना गुनाह माना जाता था। हम्म, 2.5 रुपये टिकट था, कहीं पे 2 रुपया था, कहीं 2 रुपये 20 पैसा था। हम्म, तो मैंने वो फिल्म देखी, ये गुलिस्तान हमारा। हम्म, उसके बाद मैं घर आ गया, बॉम्बे आ गया, वैकेशन खत्म हुआ, यहाँ मेरे भाई ने मुझे ज्वेल थीफ दिखाई। हम्म, उसके बाद मुझे लगा कि सही में मेरी शक्ल देवानंद से बहुत मिलती। मैं, मेरी उम्र वही 9 10 साल हम्म, साल होगी, कुछ ज्यादा नहीं। हम्म, मैंने आईने के सामने खड़े होके कॉलर का बटन बंद किया, रुमाल बांधा,
गर्दन हिलाई। हम्म, 55 साल हो गए, आज भी गर्दन यूं ही हिल रही है। हम्म, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लगा ये स्टूडियो वो स्टूडियो, ये डायरेक्टर वो प्रोड्यूसर, इससे मिलो उससे मिलो। किसी ने मेरे को काम नहीं दिया, किसी ने मेरे को घास नहीं डाली। शत्रु साहब से मुलाकात हुई, शत्रु साहब ने मुझे बहुत हेल्प की। हम्म, मुझे ले लेकर अपनी गाड़ी में लेके मुझे घूमते थे। हम्म, और मतलब जीवन साहब हैं, अजीत साहब, प्राण साहब, ये बड़े बड़े दिग्गज, रणजीत साहब, ये सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं उसके बीच में। खड़े होके शत्रु साहब मुझे देवानंद साहब के एक्टिंग करवाते थे। चल बेटा, हम्म, रुमाल बांध, बटन बंद कर, ये ले शुरू हो जा, अमीर गरीब का डाल रखना। डायरेक्टर को बुलाते थे, देखिए बच्चा क्या काम कर रहा है, हम्म, दीजिए उस बच्चे को काम दीजिए। हम्म, शत्रु साहब बोलते थे, मेरा रिकमेंड करते थे, लेकिन सब हाँ बोलते थे, काम नहीं दिया किसी ने। हम्म, ऐसे सालों बीत गए। फिर मैं तो एक्टिंग भी भूल गया, क्योंकि 15 साल से ज्यादा हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए। मुझे यूं लगा कि मैं देवानंद साहब की एक्टिंग करता हूँ, मैं जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, सबके डायलॉग में सुनाता था। हम्म, मुझे लगा कि इससे मुझे काम तुरंत मिल जाएगा, ये मेरे पास एक हथियार है हम्म, मुझे फिल्म लाइन के अंदर घुसने के लिए, हम्म, कि मैं देवानंद साहब की एक्टिंग हम्म, करूं। लेकिन हुआ उल्टा। हम्म, उसी वजह से मुझे काम नहीं दिया किसी ने। हम्म, कि यार आप तो कॉपी करते हो किसी की। हम्म, आप या तो आईएएस जौहर के पास जाओ, वो डुप्लीकेटों को, लुक अलाइक को लेके फिल्में बनाते हैं। या तो फिर आप देवानंद साहब के पास डायरेक्ट चले जाओ, आपको शायद हो सकता है बचपन का कोई रोल दे दें। हम्म, उसमें उसके बाद मैंने देवानंद साहब से भी मिलने की बहुत कोशिश की, एक बार मुलाकात भी हुई थी। देव साहब ने कहा कि ऐसे रास्ते में खड़े होकर बात नहीं होती, आप हमारे ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में भी गया था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं थी। हम्म, खैर, सालों बीत गए, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, कहीं काम नहीं मिला। अब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई। पिताजी ने सीधा कॉलर पकड़ के मुझे बिठा दिया दुकान पे कि बेटा बहुत छम 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 बहुत हो गई, हम्म, एक्टिंग वैक्टिंग का भूत उतारो, दुकान संभालो, शादी हो गई है, हम्म, बीवी भी है, बच्चा भी है, अब संभालो घर। हम्म, ठीक है, मैंने कहा बस। फिर तो मैं, अच्छा उसके बीच में मैं शोज बहुत करता था, जिसको कहते थे रिकॉर्ड डांस, हम्म, एचएमवी की रिकॉर्ड होती थी। हम्म, उस पे हम लोग परफॉर्म करते थे, हम्म, पूरी रात शो करते थे। पैसा वैसा कुछ मिलता नहीं था, लेकिन शौक था ना। हम्म, पूरी रात हम लोग शो करते थे, और सवेरे पापा को पता न चले, ऐसे हम लोग पीछे की दरवाजे से मैं आता था घर के अंदर, हम्म, तैयार होके मैं सीधा दुकान पे निकल जाता था। हम्म, तो 2-3 साल तो ये चले गए, मैं एक्टिंग भी भूल गया। हम्म, मैंने छोड़ दिया कि मैं, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं देवानंद बनना है, मैं सब भूल गया। दुकान, घर, घर, दुकान। लेकिन कहते हैं ना, जब टाइम आना होता है तभी आता है। तो एक बार मोहन चोटी साहब मेरे घर पे आए, उनका कोई शो था, मैं उनका शो करने चला गया। हालांकि मैंने मना कर दिया उनको कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब मैं भूल चुका हूँ, मुझसे नहीं होता है ये सब। अब मैं देवानंद की एक्टिंग भी नहीं कर पाता हूँ। हम्म, उन्होंने कहा प्लीज, एक मेरा शो है, रात को 12 बजे होगा, 31 दिसंबर का है, तुम आ जाओ, बोरीवली में शो है। और उस वक्त पिक्चर रिलीज हुई थी खून भरी मांग, रेखा, राकेश रोशन जी जी, की। और रामायण टीवी सीरियल चल रही थी उस हम्म, वक्त। तो पद्मा खन्ना भी थी उस शो में। हम्म, तो पद्मा जी से मुझे वहीं पे मुलाकात हुई। तो मैंने उनका शो किया, वो इतने खुश हो गए। वो बोले मैं एक वीडियो फिल्म बना रहा हूँ, उन दिनों वीडियो कैसेट हुआ करती थी। आता है, तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है पागल खाना, हम्म, और कल मेरी शूटिंग है फिल्मिस्तान गोरेगांव, तुम आ जाओ। हम्म, अरे मैंने कहा साहब, 25 साल गुजर गए स्ट्रगल करते हुए, किसी ने घास नहीं डाली, आज आप मुझे सामने से बोल रहे हो। तो मैं बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे दुकान पे जाना होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बोला नहीं नहीं, आ जाओ, कुछ ज्यादा काम नहीं है, एक आध घंटे का काम है, आके तुम निकल जाना। हम्म, खैर मैं वहां पहुंच गया। तो वहां रजा मुराद साहब से मुलाकात हो गई। रजा मुराद साहब मुझे देख के इतने खुश हो गए, वो तो ऐसा लगा है देवानंद साहब मेरे सामने खड़े हैं। बोला किसकी पिक्चर कर रहे हो? मैंने कहा मोहन चोटी साहब की। बोला मोहन चोटी को बुलाओ। मैंने कहा बुला रहे हैं, पास में ही था बिल्कुल। हम्म, तो रजा भाई ने कहा कि इसका क्या रोल है? बोला कुछ खास नहीं है, टीकू तलसानिया जी के साथ में एक आध सीन है, कुछ खास नहीं है। बोला इसका रोल बढ़ा दो, तुम्हारी पिक्चर चल पड़ेगी, हम्म, क्योंकि एक यूनिक चीज है, एक नई चीज है ये। हम्म, तो मोहन जोटी साहब ने मेरा रोल बढ़ा दिया था।
और उसके बाद फिर वो पिक्चर का क्या हुआ मुझे पता नहीं। रजा मुराद साहब के साथ में मैं बहुत घूमता रहा। काफी लोगों से मुझे रजा भाई ने मिलवाया, महेश भट्ट, बी सुभाष, काफी लोगों से। उसमें मेरी मुलाकात सुमित सहगल से हुई। सुमित सहगल ने वहीं के वहीं मुझे एक फिल्म दिलवा दी, कसम धंधे की। अ, भाटिया साहब रहे थे उस फिल्म, एक छोटा सा सीन था। हालांकि उस फिल्म में मेरा, बाद में उस पिक्चर का क्या हुआ मुझे पता नहीं। ऐसे करते 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 ये सिलसिला शुरू हो गया और मुझे दिल फिल्म मिल गई। वहां मैं क्राउड में मुझे खड़ा कर दिया था। क्राउड में से मुझे इंदु ईरानी साहब ने निकाला और मुझे अनुपम खेर जी के साथ में एक शॉट दिया। और मुझे ये कहा था कि तुमको जो करना है करो, पार्टी चल रही है आमिर खान के घर में और तुमसे अनुपम खेर जी टकराएंगे, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मुझे बताया नहीं कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। वो पारसी बंगलो, बैंड्रा में बैंक स्टैंड के सामने पारसी बंगलो, जो आज वहां पे मेरा वो मैंने शॉट दिया। जैसे अनुपम जी टकराए, मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने उनका कान पकड़ा, कुछ पंच पंच मारे नाक पे, पता नहीं जो दिमाग में आया मैंने उसमें कर लिया। वन टेक ओके हुआ, वहां पे लोगों ने तालियां बजाई। फिर आमिर खान साहब आए तो आमिर खान को वापस वो मैंने करके दिखाया, क्योंकि उन दिनों मॉनिटर वगैरह नहीं था। तो आमिर ने बोला कि ये मुझे पूरी फिल्म में अब चाहिए। पहले से हो चुकी थी फिल्म, 20% से ज्यादा बन चुकी थी दिल। और बस इस तरह से मुझे दिल में काम मिल गया। मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया। माधुरी जी के साथ में भी मेरा सीन हुए, मेरे काफी अच्छे अच्छे सीन हुए। पिक्चर रिलीज हुई, गोल्डन जुबली हुई। ट्रॉफी मेरे घर पे पड़ी है अभी भी। पहली ट्रॉफी मुझे मिली थी और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड, B.R. चोपड़ा साहब के हाथ से। और मैं इंदु ईरानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और वो पारसी बंगलो जहां मैंने पहला शॉट दिया मेरी जिंदगी का, उसका नाम अभी मन्नत है। वो शाहरुख खान का बंगला है। बस उसके बाद फिर 2 महीने तक तो कुछ काम नहीं मिला। वही दुकान वही घर। फिर एक दिन मैं ऐसे स्टूडियो में चला गया, किसी ने बताया कि मेहुल कुमार जी तुमको याद कर रहे हैं। तो वहाँ रजा भाई मिल गए। बोल रजा भाई ने कहा, अरे किशोर तू तो बड़ा स्टार हो गया यार, तेरी एक ही फिल्म से तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितनी फिल्में कर रहा है इन दिनों। मैंने कहा रजा भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ये पहली बार मेहुल कुमार जी ने बुलाया है, मैं वही वापस दुकान पे ही हूँ अपने पापा के। बोले बात ये है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, तुम्हारा ना किसी के पास फोन नंबर है ना कुछ आता है ना पता है, लोग तुमको कहाँ ढूंढे। तो रजा भाई ने वहां जितने भी वो लोग थे वहां पत्रकार, वो जो मैगजीन आती थी उन दिनों, उन सब में मेरा कुछ फोन नंबर डाल दिया। एक छोटा सा फोन नंबर मेरा जो मेरे घर पे था, लैंडलाइन। सेकंड डे से मेरे फोन घंटी बजी। आज 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, आज भी घंटी बज रही है। उसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। मैं कम से कम 15 फिल्में मैंने कुछ साइन कर ली थी उन दिनों। मैं 3-3 शिफ्टों में काम करता था। और जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, जितेंद्र, आज भी उनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। उनके साथ में मैंने कुछ 3 फिल्में की। और जीतू जी आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिनकी फिल्मों की टिकटें लेने के लिए हम लोग जो धक्के खाते थे, झगड़ा होता था, लाइन में धक्का मुक्की होती थी। जितेंद्र, आशा पारेख, धर्मपा जी, ये जो बड़े बड़े जो हाथी हैं, जो मनोज कुमार जी, हमारी खुशकिस्मती है कि मैंने इन सबके साथ में काम किया। आशा पारेख जी की मैंने 3 सीरियलें की, मनोज कुमार जी के साथ में मैंने फिल्म की, शशि कपूर जी के साथ, धर्म जी के साथ मैंने काम किया, सलमान खान के साथ में मैंने कुछ 7-8 फिल्में की, गोविंदा जी के साथ में कुछ 7-8 फिल्में की। मतलब मैं खुशनसीब रहा कि ये जो दिग्गज हैं, जो हाथी हैं, ये इतने बड़े बड़े तोपे हैं ये लोग, इनके साथ काम करने का मौका मिला, जिनको हम देखने को तरसते थे। भी पाएंगे कि नहीं, हम इनको भगवान ही समझते थे, इनसे कम नहीं समझते थे इन एक्टरों को। तो मेरी खुशकिस्मती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फ्लाइट में बैठ पाऊंगा जिंदगी में। सर आज 35 साल हो गए, हर चौथे दिन मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। अभी भी मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। मेरे 8 पासपोर्ट भर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड का कोई कोना ऐसा बचा हो जहां मैं नहीं गया हूँ। मेरी सिंगिंग बहुत पसंद की जा रही है। मैं वॉइस ऑफ किशोर दा, मुकेश जी और रफी साहब में गाता हूँ।
और 3 घंटे मैं नॉन स्टॉप अकेला शो करता हूँ। मुझे मजा आता है जब मुझे कोई कहता है कि तुम अकेले ही हो और कोई नहीं है शो में, तो मुझे मुझे और खुशी होती है कि मैं अकेला हूँ 3 घंटा। तो अभी भी मैं स्विट्जरलैंड हो गया तो मैं अकेला ही था। हाँ नहीं, पद्मिनी जी थी, पद्मिनी कोल्हापुरी, उनके साथ में मेरे 3 डुएट गाने भी, वो भी है, क्योंकि लता जी उनके कुछ रिश्ते में है। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। देवानंद साहब से भी उसके बाद मुलाकात हुई। देवानंद साहब ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था, मुझसे ज्यादा आप देवानंद लगते हो किशोर। किशोर, कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के मत देखना, हमेशा आगे देखते रहना, जो हो गया वो हो गया। मैं बोला हमेशा उसी लाइन पे चलता हूँ जो शायर लुधियानवी साहब ने लिखी थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको। तो जिंदगी में हमेशा टारगेट रखना अपना, जो कि आगे बढ़ना है बस, ठीक हो गया उसे भूल जाओ। तो ये मैंने देवानंद साहब से तो बहुत सीखा है और मैं बस उसी राह पे मैं चल रहा हूँ। मैं भी देवानंद साहब की तरह कभी थकता नहीं हूँ, थकने का टाइम नहीं है मेरे पास। देवानंद साहब हमेशा बोलते थे, मेरे पास थकने के लिए टाइम नहीं है। सेम मेरे साथ हो रहा है। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जनता का, हमारे ऑडियंस का, हमारी प्यारी ऑडियंस, जिन्होंने आज तक मुझे इतना ही प्यार दिया है, जो मुझे 35 साल पहले देते थे। मैं आज भी इतना, बल्कि ज्यादा बिजी हूँ अभी इन दिनों, क्योंकि मैं 2 सीरियलें कर रहा हूँ, भाभी जी घर पे है और हप्पू के उल्टन पलटन, और दोनों में मैं कमिश्नर का रोल कर रहा हूँ। और मेरे शोज तो चलते ही रहते हैं, मतलब महीने में कम से कम 7 से 8 शो हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है आशीष भाई। बहुत अच्छा। आपसे एक बात पूछनी है कि पहले आपने जैसा बताया कि पहले आप बाकी स्टार्स को भगवान मानते थे, अब दुनिया की नज़र में, आपके फैंस की नज़र में आप खुद ही भगवान हैं, यानी अरे अब आपको सफलता इस लेवल पर आपको मिल चुकी है। सच तो यही है। सर आप ये बताइए, अक्सर लोगों को सफलता मिलते ही उनका, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, लोकल वे में कहें तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे कि आप इस लेवल पर पहुंच करके आप अपने आप को कैसे बैलेंस्ड रखते हैं? आप बताएंगे तो बाकी लोगों को भी एक लेसन मिलेगा। सर, जब जॉनी लीवर साहब आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, उनसे तो बड़ा कोई स्टार नहीं है, जब उनको ईगो नहीं है, और हम लोगों ने क्या उखाड़ा है, क्या क्या हमने बड़ा सा तीर मार दिया है जो हमको ईगो, किस बात का ईगो भाई। आप अगर आज टॉप पे है तो राजेश खन्ना जी का उदाहरण ले लीजिए, उनसे बड़ा कोई स्टार हुआ है, लेकिन लास्ट में देखो। तो किस बात का ईगो आप कर रहे हो? जैसे लोग काम करने जाते हैं अपने घर परिवार के लिए, पैसे कमाते हैं घर चलाने के लिए, वैसे हम लोग नौकरी करने ही जाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और उसके एवज में जो हमें पैसा मिलता है उससे हमारा घर चलता है। तो हमने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? और हम लोग जीरो से शुरुआत किए, शून्य। वो दिन हम कैसे भूल जाएं जब हमारी जेब में अट्ठानी नहीं होती थी, वड़ा पाव आता था 15 पैसे का, 15 पैसे का वड़ा पाव खाने को भी हम लोग तरसते थे कि यार, यार वड़ा पाव मिल जाए तो मजा आ जाए, यार क्या बात है। तो वो दिन क्यों हम लोग कैसे भूल जाए? क्यों ईगो आता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ये लाइन में ऐसा क्या है कि आपको ईगो आ जाता है। एक सीरियल आपने किया, 1 2 सीरियल किया आपने और ईगो आ गया कि आप, अरे आप आप अपने जो आंखों के सामने जो शटर आ गए हैं उसको उठाओ। ये दिन हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं साहब। भगवान दादा, भारत भूषण, इनको हमने देखा है आखिर में क्या हालत हुई थी इनकी। भारत भूषण साहब को मैंने, मुझे माफ करना, बोलने में बड़ा तकलीफ हो रही है, उनको मैंने बस स्टॉप की लाइन में देखा है भारत भूषण साहब को। भगवान दादा कितने बड़े स्टार, अलबेला, कितने बड़े स्टार, लास्ट में उनकी क्या हालत हो गई थी। वैसे ही हमारी ललिता पवार जी और काफी बहुत सारे एक्टर हैं। तो ये मत इस गुमान में रहिए आप। आपको अभी जो कामयाबी मिली है उससे आप एक ही सबक सीखिए कि जो पैसा मिल रहा है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, फ्लैट ले लीजिए, कहीं और
एफडी, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं हम्म, उन, और आजकल के अभी एक्टर हैं, हम्म, अभी थोड़े शयाने हो गए हैं, अभी संभाल लिया उन्होंने अपने आप को, और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि ये दिन आपके अभी जो चल रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, दौर बदलता है। आज हम्म, मैं हूं, कल कोई और आ जाएगा, कल फिर परसों कोई और आ जाएगा। हम्म, और आज मैं जहां पे हूँ, कल के कोई और भी था मेरी जगह पे, वो चला गया, मैं आ गया हूँ, कल कोई और आ जाएगा। हम्म, तो प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ईगो मत रखिए, और बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। हम्म, हम लोग, सर, कोई भी जब मैं फिल्में करता था तो कोई भी बड़े एक्टर आ जाएं, हम लोग कुर्सी से खड़े हो जाते थे और उनके पांव छूते थे। हम्म, अब वो नहीं रहा। हम्म, अब तो पता नहीं ये क्या दौर आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है किस बात का ईगो है। हम्म, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि भैया ये ईगो नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। हम्म, जमीन पे रहो यार, जमीन पे रहो। हम्म, ऋषि कपूर जी ने बोला था, मालूम है? आपकी अदालत अभी भी देख लो। हम्म, क्यों लोग रात को भी गॉगल्स पहन के, काला चश्मा पहन के, अरे क्या दिया जा रही है आपकी, आप आंखों के आगे क्या अंधेरा चाह रहा है आपको? अरे सिंपल रहो ना। हम्म, ऋषि कपूर जी भी बिल्कुल सिंपल रहते थे। हम्म, इवन मैंने जिनके साथ में काम किया है, अक्षय कुमार जी, हम्म, बहुत सिंपल है वो। हम्म, सुनील शेट्टी साहब, हम्म, कितने बड़े आदमी हैं, हम्म, लेकिन सिंपल रहते हैं। हम्म, मैंने जिनके साथ, माधुरी दीक्षित, अरे बाप रे, कितनी डाउन टू अर्थ है, इतनी बड़ी स्टार है। 2 बार इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में हाईवे पे छोड़ा था, हम्म, दिल पिक्चर के वक्त। हम्म, मैं वो कभी जिंदगी में नहीं बोल सकता, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आदमी जिंदगी में नहीं भूलता है। मेरे 2 रिटेक हो गए थे, हम्म, कंधे पे मैंने हाथ रखा हुआ था, उस वक्त मैं डर गया था। हम्म, माधुरी जी ने मेरे को हिम्मत दी थी कि तू तो 1 टेक का आर्टिस्ट है यार, तेरा आज तक 2nd टेक तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तू तो 1 टेक। आज हम्म, क्या हुआ? कहा, दीदी आपके ऐसा हाथ रखने को मेरे को डर लगता है, एक तो दीदी बोलता है, मैं तेरी बहन हूँ, ऊपर से तू डर रहा है। हम्म, और माधुरी जी ने मेरा तुरंत डर निकाल दिया था। हम्म, आमिर भाई ने मुझे बहुत हेल्प की थी, आमिर खान ने, माधुरी जी ने, इंदु ईरानी जी ने, हम्म, ये एहसास, सुमित सहगल साहब, मैं कभी नहीं भूलूंगा, रजा मुराद साहब, हम्म, शत्रु साहब, जिन लोगों ने मुझे स्ट्रगल के वक्त मुझे हेल्प की, मैं हम्म, पूरी जिंदगी उनका एहसान नहीं हम्म, भूलूंगा। और रजा मुराद साहब का आज भी मैसेज आता है, रोज सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग, दिन में 3-4 मैसेज आते ही हैं। हम्म, सम कोई भी मुझे राय लेनी होती है, तो हम्म, मैं या रजा भाई से राय लेता हूँ, या जॉनी लीवर साहब से, हम्म, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। हम्म, मतलब बहुत ही अनुभवी आदमी है, तो हम्म, उनसे मैं राय लेता हम्म, बहुत अच्छा। सर, जैसा कि आपने बताया कि सफलता को कैसे डाइजेस्ट करें, ईगो नहीं रखना चाहिए। एक बात और भी देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हों, किसी भी लाइन से बिलोंग करते हो, जरा सी असफलता लाइफ में मिली और वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे अनप्लीजेंट हमें न्यूज़ भी सुनने को मिलता है। पर सर, आपके साथ करीब 3 साल ऐसा हुआ जब आपने कहा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, आपको लगा कि अब कुछ भी नहीं है, आप वापस दुकान पर चले गए, अपने पिताजी के साथ आप उनका हाथ बटाने लगे। तो आपने उस दौर में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, कैसे अपने आप को बनाए रखा? हूँ। नहीं, मैं उस वक्त कोई डिप्रेशन या उसमें नहीं था। हम्म, मतलब अभी ये था कि अभी भाई दुकान संभालो, घर संभालो, क्योंकि मैं 15-20 साल मैंने स्ट्रगल किया। हम्म, जब कहीं कोई नहीं हुआ, मेरा जुगाड़ नहीं हुआ, तो हम्म, फिर तो देखो, पिताजी तो क्या, सब लोग बोलेंगे आपको हम्म, कि भाई अब तो सुधर जाओ। हम्म, अब घर पे बीवी है, अब बच्चा है, अब घर संभालो, दुकान संभालो। हम्म, क्योंकि ये स्ट्रगल तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला, और पता नहीं कामयाबी की कोई डेट तो होती नहीं है कि ये इसी डेट को आपको कामयाबी मिलेगी। तो मुझे भी लगा कि बात भी सही है, अब मुझे घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। हम्म, तो मैं कोई डिप्रेशन वगैरह में मैं नहीं चला गया था। तो वो 3 साल या 4 साल जो मैंने दुकान पे चला गया, मैं माल खरीदने चला जाता था, तो उसमें फिर वो धीरे धीरे वो छूटता गया। हम्म, टोस्ट मेरे छूट गए, टोस्ट बहुत कम करने लगा था मैं। पहले जो मैं महीने में 1500 करता था, वो कभी महीने में एक आध किया तो किया, हम्म, बाद में वो एक भी मेरा बंद हो गया, क्योंकि हम्म, अभी तो धीरे धीरे वो छूटता गया, मैं उस चीज से मैं परे होता गया। हम्म, बाकी मैं वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह नहीं आया, लेकिन आपने जो बात कही है, ये बात सही है कि हमारी लाइन ही ऐसी है हम्म, कि जब पीरियड है आपका, मतलब अभी आपका दौर है, तो आप पे ईगो आ जाता है।
और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अब ये दौर खत्म हो रहा है, नया दौर आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं। आपका दौर खत्म होते जाता है धीरे धीरे। तो उस वक्त आपको काम मिलना बंद हो जाता है या कम होना शुरू होता है, तो आप डिप्रेशन में आने शुरू हो जाते हो। तो ये डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, राज किरण, वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। और वी शांताराम के भांजे हैं सुशांत, जो बाजीगर में सीबीआई ऑफिसर थे, उनके ऊपर गाना भी फिल्माया गया था। बहुत अच्छे एक्टर भी, हैंडसम, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। उन्होंने, मैंने सुना है कि कुछ सुसाइड वगैरह कर लिया था कि काम न मिलने की वजह से या पता नहीं क्या। लेकिन सोचिए, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर वो होते सुशांत जी, ऐसे कई बहुत सारे एक्टर, ऐसे बहुत सारे एक्टर जो चले गए, जैसे इमरान, जो वो मासूम फिल्म में हीरो थे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय कुमार के भाई बने थे। इंद्र कुमार नाम था, इमरान नहीं, इंद्र कुमार। इंद्र कुमार जी, हाँ। उन्होंने भी कुछ सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। तो तो ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर वो जिंदा होते, तो देखिए ओटीटी आ गया है, वेब सीरीजें आ गई हैं, तो आज उनके लिए बहुत सारा काम होता। वो अगर वो 8-10 साल निकाल लेते किसी भी तरह से, उनको ये लगा कि बस अब हमारा वक्त खत्म हो गया, अब वो शायद वो दौर नहीं आएगा, हम लोग आउट हो गए, लोग हमको भूल गए, ऐसा नहीं है। जब नई चीज आती है तो पुराने लोगों को याद किया जाता है। तो आज वो सुशांत जी होते, राज किरण जी होते, इंद्र कुमार, तो आज ये सब प्लेटफॉर्म पे आ गए होते। आज जैसे बहुत से सारे पुराने वो ओटीटी पे आ गए और कमाल दिखा रहे हैं। और हमारे कितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो जज बन के आ रहे हैं इंडियन आइडल में। तो वक्त बदलता है, तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मत रखिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त वापस आता है, चला नहीं गया है आपका वक्त। कुछ आपको पैशन रखना पड़ता है, पैशन रखा आपने, आपको फिर एक बार फोन आ जाता है। ग्राहक मौत कब आएगी आपको पता नहीं, इसका कोई टाइम नहीं। कब कौन सा ग्राहक आ जाएगा, कब आपको कॉल आ जाएगा, आपको पता नहीं। तो वेट करो, सबूरी, दो ही चीजें हैं। विश्वास रखिए, सबूरी रखिए, पैशन रखिए, वक्त आएगा। वक्त, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अरे मैं आउट हो गया, अरे यार लोग मुझे भूल गए यार, और अब मैं कभी मार्केट में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। रणजीत साहब देखिए ना, कितने पुराने एक्टर हैं रणजीत साहब, वापस आ गए। वो उनका वापस उनका दौर आया अभी, कुछ फिल्मों में, अक्षय कुमार की फिल्म में भी आए थे, फिर वो स्टार बन गए। इंसान बहुत अच्छे हैं रणजीत भाई, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आज भी वैसे ही हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं गए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में नहीं गए। तो ये है कि अपने अपने आप का जो है दिमागी तौर जो है वो उसको बैलेंस बनाए रखिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि किशोर जी ने वाकई बहुत अच्छी बात कही। मैं भी उससे सीखूंगा और आप भी उससे से सीखें कि समय चाहे जैसा भी हो, आप अपना पेशेंस बनाए रखें। और सर, यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और उसके जी, बाद हम आपके सामने दोबारा लौटते हैं। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स, हमारे साथ किशोर भानुशाली जी बने हुए हैं। यस सर। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं, जो है देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे तू काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। आपको सर, आप मुकेश जी और रफ़ी जी की भी आवाज़ में आप गाते हैं, तो जी जी जी। अगर आप चाहें तो व्यूवर्स के लिए कुछ दो लाइन। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है,
ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत मुझे अच्छा। मुकेश जी का गाना है और गाने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। और इतनी फरमाइश आती है, खास करके मेरा एक गाना परमानेंट है, हम्म, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मुकेश जी का भी ये फेवरेट गाना था। और सर रफी जी का कौन सा गाना आपको पसंद रफी है? साहब के वैसे तो इतने सारे गाने हैं हम्म, कि क्या बताऊं। वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियां मेरा दामन, बहुत। बहुत सारे गाने रफी साहब के तो बाप रे। मैं रफी साहब के ज्यादातर वो गाने गाता हूँ जो शम्मी कपूर पे हैं। मेरी एक पूरी मेडली बनी हुई है हम्म, जो कम से कम 20 मिनट चलती है। हम्म, आसमान से आया फरिश्ता, और जितने भी शम्मी कपूर एंड रफी साहब के हैं वो पूरी एक मेडली मैंने बना के रखी है। वो हम्म, मेरा 20 मिनट तक पूरा चलता है नॉन स्टॉप। हम्म, तारीफ करूं क्या उसकी हम्म, जिसने तुमको बनाया। हम्म, सारे गाने मेरे एक मेडली बनी हुई है रफी साहब की। हम्म। आप वो मेरे शो में देख सकते हो। सर वैसे तो आपने पहले भी फिल्में की थी, दिल से पहले भी, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि पूरे भारत में सबसे पहले आपको लोगों ने दिल में देखा, मतलब लोगों के दिल में आप समा गए। तो दिल फिल्म के बाद सर आप ये बताइए कि आपके, जैसा कि आपने कहा फिल्में तो नहीं मिल पाई क्योंकि लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन दो आपके, महीने मेरे वैसे ही गए बिल्कुल, ना। लेकिन आपके डेली लाइफ में क्या परिवर्तन आया? लोग तो आपको स्टार की तरह से देखने लगे होंगे। अरे जो मजा आया है उन दिनों क्या बताऊं। लोग दिल पिक्चर से लोग मुझे पहचानने लगे थे। हम्म, लेकिन हम लोग जहां से माल खरीदते थे, हम्म, अ, तो ये हमारा गनी वैक्स का काम है। गनी वैक्स मतलब जो बोरी होती है, हम्म, तो बोरी हमको खरीदने जाना पड़ता है हर जगह पे। हम्म, वो लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि एक बनिया हम्म, फिल्मों में आ सकता है। हम्म, तो ऐसे हुआ था कि मैं जिस दिन गया, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे को मैं गया वहां पे बोरी खरीदने। हम्म, तो सेठ जी जो है बाहर ही मिल गए। मैंने कहा सेठ जी, मैं बस जा रहा हूँ अंदर, आपका मैं बोरी सब गिनता हूँ। अरे बोला बनिए सुन, हम्म, तूने पिक्चर देखी क्या दिल? हम्म, मैंने कहा नहीं देखी। क्यों क्यों सेठ? अरे बोला पिक्चर देख। वो गुजराती में बोलते थे, अरे पिक्चर जोई नाक, हम्म, एक छोकरो टड्डन तारा जेवो, एक लड़का बिल्कुल तेरे जैसा एकदम देवानंद। हम्म, अरे क्या देवानंद का एक्टिंग करता है, सेम देवानंद लगता है, हम्म, ऐसा लगा तू ही है, हम्म, इतना तेरे से शक्ल मिलता है। हम्म, मैंने बोला सेठ वो मैं ही हूँ। हम्म, मुझे बोला जा जा अंदर जा, हम्म, बारदान गिन, अपना काम नहीं है, चल चल। हम्म, वो विश्वास ही नहीं करता था। संडे को मेरी पेपर में, न्यूज पेपर में मेरी फोटो छपी, हम्म, मुंबई समाचार गुजराती पेपर में। नाम आया किशोर भानुशाली दिल पिक्चर, हम्म, देखिए देवानंद के रोल में। हम्म, तो मैं फिर वही मंडे को मैं वापस वहीं पे। हम्म, तो मुझे बोलते हैं ले आए, तेरा नाम क्या है बनिया? मैं बोला मेरा नाम किशोर है। किशोर क्या? मैं बोला भानुशाली। ले आ ये देख फोटो, इसमें भी किशोर भानुशाली है और हम्म, फोटो भी है। हम्म, अभी तू ये मत बोलना कि ये फोटो तेरा है, हम्म, तू बाटन गिन। हम्म, वो एंड तक मेरा विश्वास नहीं करता था। हम्म, और पिताजी जो मेरे को हमेशा बोला करते थे, देवानंद बनेंगे, देवानंद बनेंगे, एक्टर बनेंगे, एक्टर, ये जुल्फे इतनी बड़ा रखी है, कटाओ।
ले जाके वहां पे बाल कटवा देते थे पिताजी। हीरो बन के घूमते हैं, हीरो बनना है। हम्म हमारे हम लोग गुजराती लोग हैं, गुजराती लोग बिजनेसमैन होते हैं, हम्म या धंधा देखते हैं या तो यही था कि पिताजी बोलते थे कि अरे हीरो बनने चले हैं, एक्टर बनेंगे, हम्म धंधा संभालो। हम्म ये और जब मैं मेरी पिक्चर रिलीज हुई हम्म तो इतने खुश हो गए थे। पहले तो ये बोलते थे ये मेरा बेटा है, बाद में बोलते थे ये मेरा बेटा है। तो एक बार हम लोग मैंने कहा ना कि पिक्चर रिलीज होने के बाद भी मुझे एक दो महीना तो कुछ काम नहीं मिला। हम्म तो हम लोग लौट रहे थे गाड़ी भर के माल से। हम्म तो रास्ते में पिताजी ने बोला कि चलो चाय पीते हैं। हम्म तो उन दिनों वो जो रास्ते पे होते थे वहां पे हम लोग चाय के लिए उतरे। तो पिताजी ने उससे चाय वाले से बोला, दिल पिक्चर देखी? हम्म बोला हाँ देखी है। कैसी लगी? बोला पिक्चर बहुत अच्छी है। हम्म यही देखी, ये देखो ये मलाड में ये थिएटर है, इसी में तो देखी मैंने। हम्म बोला उसमें देवानंद को देखा? हम्म हाँ, अरे बोला कमाल है, ऐसा लगता है देवानंद ही है। हम्म बोला ये रहा, हम्म ये मेरा बेटा है। हम्म तो उसने बोला क्या चाचा, सुबह से कोई मिला नहीं क्या आपको? हम्म कहाँ ये कहाँ वो? मुझे बोला "ए, मुंह साफ कर, मुंह साफ कर, धो मुंह धो"। मैंने मुंह धो, क्यों हम लोगों का काम ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी बहुत होती है। हम्म लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। हम्म तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे मेरे साथ में। हम्म जब पिक्चर रिलीज होने वाली थी उससे पहले हम लोग ट्रायल में जा रहे थे। जब ट्रायल में जा रहे थे तब भी वहां पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने भी मुझे मेरा काफी मजाक उड़ाया था। हम्म मैंने किसी को बोला कि अरे ट्रायल है, चलते हो क्या? आज तक मैंने भी ट्रायल नहीं देखी, तुम मोटरसाइकिल लेकर आओ साथ में निकलते हैं। तो वहां पे चार पांच लड़के बैठे हुए थे। बोला अरे अभी तुमने दिल पिक्चर का नाम लिया, वो तो अभी रिलीज होने को टाइम है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो तुम क्या देखने जा रहे हो? मैंने कहा "हाँ, देखने जा रहा हूँ"। "तो क्या तुम्हारे पास पास है?" मैंने कहा पास नहीं है, उस पिक्चर की ट्रायल है डिम्पल थिएटर बैंड्रा में, हम्म और उसमें मैंने काम किया है। और हम्म जैसे ही मैंने बोला काम किया है, क्योंकि वो दुकान के पास ही था, वो सब लोग जो बैठे थे, उसको पब्लिक फोन था, हम्म 50 पैसे में। हम्म तो सब मेरी मजाक उड़ाने लगे, अच्छा पिक्चर में काम किया है, हम्म क्या किया, हाथ गाड़ी खींचा है, क्या किया, बैलगाड़ी चलाया है? हम्म मैंने कहा ऐसा कुछ किया है। और साहब पिक्चर रिलीज हुई फ्राइडे को, ये सब लोग उसमें गए थे पिक्चर देखने। हंजर टॉकीज थी हमारे यहाँ पे जोगेश्वरी में। साहब पिक्चर छूटी और सब लड़के मेरी दुकान पे, हम्म मेला लग गया वहां पे। अरे हमको तो लगा यार तू तो मजाक कर रहा है, तो सही में पिक्चर में है यार, और बड़ा रोल किया है, तेरा बहुत अच्छा रोल है यार। तो उन दिनों वो कैमरा हुआ करता था, वो तो फोटो वोटो भी खींची, हालांकि फोटो जैसी मेरी हालत ही नहीं थी। हम्म मैं तो काम कर रहा था वहां पे। तो ये काफी किस्से ऐसे हुए थे। हम्म और जिस कलाकार का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, जितेंद्र जी का, मैं आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ जीतू जी का। उनके साथ में मैंने 3 या 4 फिल्में की। और आज जीतू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे इंसान है वो, इतने जमीन पे हैं वो, इतने बड़े इंसान है, फिर भी स्टार हैं इतने बड़े, लेकिन आज भी जमीन में। आप मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बरसों से आपकी उनकी दोस्ती है। इतने अच्छे इंसान हैं। और उनकी बेटी की मैंने सीरियलें भी की। उन दिनों जब एकता कपूर का इतना नाम नहीं था, तब मैंने 3 4 सीरियल की थी। उसके बाद तो अभी कसौटी जिंदगी की आई थी, जिसमें मेरे बेटे ने काम किया। वो अपर्णा जो हीरोइन है, उसकी भाई का रोल। अब तो वो राइटर भी है मेरा बेटा। वागले की दुनिया अगर आप देखते होंगे तो उसका राइटर मेरा बेटा है करण। उसने गुजराती 2 फिल्में लिखी, फक्त महिला माटे, कच्चा एक्सप्रेस, और अभी एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बन रही है, वो उसकी शूटिंग वो कर रहा है। एक्टर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। अभी प्ले भी लिख रहा है। उसने कुछ 7 8 प्ले में राइटिंग भी की और काम भी किया। बहुत अच्छा। उसको प्ले का बड़ा शौक है, पृथ्वी सर को। तो ये तो ब्लड में मिला है। ये ये लाइन ऐसी है, मैं अपने बेटे के लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसमें टैलेंट होगा तो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा एक दो जगह मैं सिफारिश करूंगा, आगे तो उसी का काम है आगे बढ़ना। तो लेकिन मतलब उसने आप मुझे कह रहे पहले हैं ही कहा था। कि सॉरी टू इंटरप्ट, मगर आपका ये भी कहना है कि नेपोटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि मेरी कहीं रिकमेंड मत करना, मेरी कहीं सिफारिश मत करना, हम्म मुझे अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। हम्म और मैंने भी कहा था तुम जो सीरियल लिख रहे हो, फिल्में लिखी, हम्म सीरियलें लिखी बहुत सारी, कितना कुछ फिल्म
लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर जबरदस्ती मेरा रोल डालोगे तो नहीं चलेगा, हम्म, अगर तुम्हें लगे कि ये रोल मेरे लायक है हम्म, तो ही मेरे लिए रोल लिखना, हम्म, अदरवाइज मत लिखना। हम्म, तो हम दोनों में ये चलता हम्म, है। बाकी तो ये देखो, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट चलता है और कुछ नहीं चलता है। आप कुछ भी हो, तुरम खां हो, लेकिन ऑडियंस आपको अगर नकार देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत अच्छा। सर अक्सर ऐसा सुना जाता है कि कहाँ तक सच है ये आप ही बताएंगे कि फिल्म वाले जब टीवी में आते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। टीवी वाले फिल्म में जाते हैं तो अच्छा माना जाता है, फिल्म से टीवी में आते हैं तो थोड़ा डाउनग्रेड माना जाता है। तो इसमें कहाँ तक नहीं, सच्चाई है? ये पहले था, शायद बहुत साल पहले था। हम्म, अब टीवी बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। हम्म, अब टीवी और फिल्म में कोई फर्क नहीं रह गया है। जो स्टेटस आपको फिल्म में मिलता है हम्म, वही, बल्कि उससे ज्यादा भी टीवी में मिलता है। हम्म, क्योंकि मैंने तो रियलिटी शोज भी बहुत सारे किए हैं, सीरियलें भी मैं कर रहा हूँ। हम्म, तो नहीं, ये गलत है। अब तो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बल्कि सीरियलों में वैनिटी वैन होती हैं, हम्म, और मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो होनी चाहिए हम्म, वो हर तरह की फैसिलिटी होती है हम्म, जो फिल्म में होती है। अब फिल्म और सीरियल या वेब सीरीज हम्म, एक ही माध्यम हो गया, हम्म, अब कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम्म, बल्कि अब तो टीवी मुझे लगता है ज्यादा आगे निकल गया है। अब बिल्कुल। जैसे अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार, अनुपम खेर जी, शाहरुख खान, ये बड़े बड़े जो हाथी हैं, वो जब टीवी पे आ गए, अब हम्म, वो कितनी बड़ी चीज हो गई। हम्म, बहुत अच्छा। सर हमें यह भी पता चला कि एक बार देव आनंद जी ने भी आपसे काम मांगा था, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, काम वाम नहीं मांगा था। हम्म, वो इतने बड़े लीजेंड हैं, मैं उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ। हम्म, वो मैं उनको क्या काम दूंगा, वो हम्म, उल्टा उन्होंने मजाक किया था मेरे साथ में। सब लोग खड़े हुए, किशोर कितनी फिल्में कर रहे हो? मैंने कहा 10-12 फिल्में। 10-12 फिल्में कर रहे हो? मेरे पास तो 2 फिल्में हैं, कुछ काम दिलाओ। हम्म, और सब लोग हंस रहे थे। हम्म, तो एक मजाक किया था उन्होंने। हम्म, और मैंने कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है। हम्म, बोले ठीक है, एक शर्ट पे काम करोगे, ज्यादा झटके नहीं दोगे, हम्म, आपने दिल में बहुत झटके दिए। हम्म, ओके, थैंक यू, बाय बाय। हम्म, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज केतन आनंद जी अब बना रहे हैं, देवानंद साहब पे से बायोग्राफी बना रहे हैं, हम्म, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। हम्म, उनके स्ट्रगल से लेके अभी तक की जो जर्नी है, हम्म, उसके बारे में केतन आनंद जी बहुत अच्छा बना रहे हैं। हम्म, तो उसमें उन्होंने मुझे चुना और बहुत अच्छा रोल मुझे दिया केतन आनंद जी ने। हम्म, चेतन आनंद जी के लड़के, हम्म, केतन आनंद जी। हम्म, तो मेरी खुशकिस्मती रही है कि इतने बड़े लीजेंड ने मुझे याद किया और मुझे उस प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला। बाकी हम्म, देव साहब, भाई दूसरा देवानंद इस धरती पे नहीं हो सकता दूसरा। हम्म, मैं उनका नाखून भी नहीं हूँ, मैं उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ, मिट्टी भी नहीं हूँ। हम्म, मैं क्या काम दिलाऊंगा देव हम्म। सर वैसे तो ये भगवान है मैं मेरे लिए देवानंद। आज मैं जो कुछ भी हूँ, देवानंद साहब की वजह से हूँ। हम्म। सर ये आपकी ग्रेटनेस है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच यह भी है कि भारत की जनता आपको देव आनंद से कम भी नहीं समझती। याद है उनका। हम्म। सर तो एक बात आपसे पूछनी थी, आप फिल्मों में आए मैरिज के बाद। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं और आप जैसे एस्टेब्लिश्ड एक्टर, तो अक्सर लोगों को लगता है कि फिल्मी दुनिया में जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। आज कल जैसा ऐसा कुछ जैसा मैं, तो आपका फिल्मी दुनिया में आने के बाद इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के बाद कभी आपका कोई मन स्लिप नहीं हुआ? कभी आपका कोई अफेयर? बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, आज भी घर गृहस्थी। मैं घर में आने के बाद मैं एक बार स्टूडियो से बाहर निकल गया, उसके बाद मैंने एक्टर को वहीं पे छोड़ दिया। हम्म, मैं किशोर भानुशाली बन जाता हूँ, घर पे आता हूँ। हम्म, हमारे घर पे कभी कोई शूटिंग की बात नहीं होती, कभी किसी फिल्म की बात नहीं होती है। घर हमारा एकदम, मेरी वाइफ जो है हाउस वाइफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, अभी भी बना रही है। हम्म, तो मेरा बेटा भी आज इतना कमाल का एक्टर है, कमाल का राइटर डायरेक्टर है, लेकिन घर के अंदर जो है बिल्कुल फिल्मी माहौल है ही नहीं हमारे घर में। हम्म।
बिल्कुल। और कोई क्यों ये सब अफेयर वफेयर ये सब, ये जरूरी नहीं कि फिल्म लाइन में ही अफेयर होते हैं। हम्म। आप दुनिया भर के पेपर्स पढ़िए तो कितने हजारों लाखों अफेयर्स चलते हैं बाहर लोगों हम्म। के। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिल्म लाइन में तो ये कॉमन चीज है। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। इन चीजों से मैं दूर रहा हूँ। आपको शायद ताज्जुब होगा, जिंदगी में मैंने कभी अपनी लाइफ में न सिगरेट पी है, न गुटखा खाया है, न पान, न सुपारी, न शराब। हम्म। मुझे पता ही नहीं है। हम्म। मेरी फेवरेट चीज है लस्सी। हम्म। लस्सी मुझे बहुत पसंद है। और छाछ, जो हमारे घर में 12 महीना बनती है। हम्म। और रोज रात को हमारे घर में खिचड़ी होती है। ओह। अभी भी खिचड़ी बन रही हम्म। है। हम्म। तो बहुत ही सीधा सादा सिंपल खाना। हम्म। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। हम्म। और कोई ये इन सब चीजों से मैं बहुत दूर। हम्म। बिल्कुल नहीं। अगर अगर मैं इन सब चीजों में पड़ा होता तो मैंने एग्जाम्पल देखे हुए हैं। हम्म। तो नहीं भाई, दूर है हम लोग। सर, दिल का जो जमाना था और आज का जो जमाना है, अब आपने भी कहा कि आज अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं हर एक्टर के लिए। ओटीटी है, वेब सीरीज, टीवी। तब के दौर में और अब के दौर में, अदर देन अपॉर्चुनिटी, आप और क्या बदलाव देखते हैं? तब सिर्फ और सिर्फ फिल्में होती थी। हम्म। मोबाइल नहीं था। हम्म। हमको काम मांगने के लिए एड्रेस ढूंढना पड़ता था। हम्म। उनको फोन करना पड़ता था। हम्म। 50 चक्कर लगाने पड़ते थे। मिलते नहीं थे। और बहुत ही दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें थी। ट्रेन में धक्का खाते हुए पहुंचे वहां पे। हम्म। हालांकि मैं साइकिल पे ज्यादा मैं स्ट्रगल करता था। हम्म। सिर्फ फिल्में फिल्में थी और तो कुछ था नहीं। हम्म। अब उसमें फिल्म, आज तो गूगल पे आपको मिल जाता है। उस वक्त हम्म। क्या, न गूगल क्या, पता ही नहीं था। हम्म। तो कहाँ कहाँ से पूछ पूछ के हम लोग एड्रेस ढूंढते थे कि ये डायरेक्टर की फिल्म शुरू हो रही है, तो वहां पहुंच जाते थे, घंटों खड़े रहते थे। आज दौर पूरा चेंज हो गया है। हम्म। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पे ही जो है आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अगर आपको एक्टर बनना है तो। हम्म। अभी अगर आप अच्छे डांसर हैं, हम्म। अच्छे अगर आप सिंगर हैं, हम्म। अच्छे अगर आप स्टैंड अप करते हैं, मिमिक्री करते हैं, अच्छी आप स्किट कर सकते हैं, आपके लिए हर चीज के लिए प्लेटफॉर्म है। हम्म। और आपको इजी हो गया है। हम्म। उन दिनों हम लोगों को फोटोज के थप्पियां लेके हम लोग घूमते थे। हालांकि इतने फोटो इतने महंगे होते थे निकाल के रखना। हम्म। हर जगह पे हम फोटो देते थे। हम्म। अभी कुछ नहीं है। घर बैठे ऑडिशन दे दीजिए, हम्म। वीडियो भेज दीजिए, फोटोज भेज दीजिए। हम्म। और इजी हो गई है लाइफ। हम्म। आप हर 24 घंटा आप उनके कांटेक्ट में हैं। हम्म। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप में टैलेंट है, इसमें किस्मत भी बहुत मायने रखती है। हम्म। आपका लक और टैलेंट अगर दोनों मिल गया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम्म। हर चीज के लिए आज प्लेटफॉर्म है। हम्म। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत। हम्म। लेकिन अब स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो आज भी है, हम्म। उतना ही है। हम्म। इजी हो गया है। हम्म। आज आपको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। आप घर बैठे हम्म। ऑडिशन दे सकते हैं, हम्म। आपको बुलावा आ जाता है हम्म। और आप चले जाइए, आपको काम मिल जाता है। हम्म। तो काफी फर्क पड़ गया है हम्म। मोबाइल के आने से। हम्म। और बहुत सारी चीजें, ओटीटी आने से तो और भी फायदा हो गया। आज जिसको काम नहीं मिलता, आज हर किसी को काम मिलना शुरू हो गया है। हम्म। हम्म। आज हर बंदे के लिए काम है। हम्म। अगर आप काम जानते हो, हम्म। आपको काम आना चाहिए। हम्म। अगर आप काम नहीं जानते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम्म। आज हम लोग इतने मंझ गए हैं, काम करते 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 इतने मंझ गए हैं कि हमको कोई भी सीन हम्म। कुछ नहीं लगता है। हम्म। आज एक रिहर्सल होती है और एक टेक होता है। हम्म। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ तो कट होता है, अदरवाइज कट नहीं होता है। और सीरियल वो चीज है, हम्म। आपको एक दिन में 8 या 9 या 10 सीन करने हैं। हम्म। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। हम्म। आपके पास स्क्रिप्ट आई, जैसे स्क्रिप्ट आती है तुरंत वो लोग कहते हैं कि चलिए सर। हम्म। अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपने पूरा सीन पढ़ा भी नहीं है, हम्म। और आपको बुलावा आ जाता है कि आप चलिए हम्म। रीडिंग के लिए। हम्म। और रीडिंग के लिए बैठते हैं। रीडिंग में ये होता है कि एक बार डायरेक्टर जो है वो हमारा पूरा रीड करते हैं, हम्म। फिर हम सब एक्टर रीड करते हैं, हम्म। कट टू गए सेट के ऊपर, हम्म। एक रिहर्सल, हम्म।
ओनली वन रिहर्सल कैमरे के लिए, हम्म। टेक। हम्म। मतलब ये सारा जो है एक सीन पौने घंटे में खत्म हो जाता है। हम्म। और आपको इतना मंजा हुआ उस वक्त रहना पड़ता है हम्म। कि आप वन टेक करके निकल जाओ। हम्म। और अगर आप मंझे हुए नहीं हो, आपको अगर काम नहीं आता है, तो दोबारा आपको वो नहीं बुलाते। हम्म। क्योंकि उनको एक दिन में इतने सीन निकालने हैं, हम्म। क्योंकि वो अब डेली सोप हो गया है। हम्म। फिल्म में आपको ये है कि आपको टाइम मिलता है, आपके पास बहुत वक्त है। एक दिन में दो सीन करते हैं या एक सीन करते हैं, या बहुत बहुत तो तीन सीन करेंगे। हम्म। हम्म। और इतने सारे डायलॉग्स भी आपको नहीं बोलने हैं। हम्म। तो आपके पास वक्त है। हम्म। और रिहर्सल के लिए भी आपको काफी टाइम मिलता है, हम्म। क्योंकि उसमें पूरा जमा जमा के जो सीन करते हैं। बिल्कुल। सीरियल में क्या है, आपको तीन कैमरे हैं, दो हम्म। क्लोज लगे, एक मास्टर है, हम्म। कट ऑफ। हम्म। आपको मंझा हुआ होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। हम्म। अगर आप ये सोच के जाते हो, इंडस्ट्री के अंदर आते हो, आप बाहर से आए हो, क्या अरे यार हम्म। ये तो मैं भी करके दिखा दूंगा, इसमें क्या है, हम्म। और वहां जाके सीख लेंगे, हम्म। ये नहीं है। हम्म। आपको सीख के आना पड़ता है। हम्म। हालांकि हम लोग आज भी सीख रहे हैं। हम्म। आपको मतलब खुद ही प्रैक्टिस करनी है घर पे। हम्म। फिल्में देखिए, जो भी फिल्में आती हैं वो देखिए। हम्म। आपको अच्छा सीन लगा, एक कॉमेडी का, एक ट्रेजेडी का, एक माँ के साथ में, एक बहन के साथ, या जो भी सीन आपको अच्छे लगते हैं वो सीन लिख लीजिए। हम्म। और आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए घर में। हम्म। कहीं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम्म। एक्टिंग स्कूल किस लिए? हम्म। हमने कौन से एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किए जबकि जेब में चवन्नी नहीं होती थी? कहाँ हम्म। से? आज मेरा बेटा बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल का एक्टर है, हम्म। कमाल का राइटर है। तो हम्म। उसने कौन सी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की है? हम्म। वो थिएटर कर करके वो सीखा अपने आप को उसने। हम्म। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, हम्म। थोड़ी घर पे ही मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम्म। फिर आइए। हम्म। तो फिर काम में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे आप सीखते जाते हो, हम्म। फिर आदमी मंझ जाता है। हम्म। तो आप ये सोच के मत आइए कि अरे बॉम्बे जाऊंगा सीख जाऊंगा, सीख जाऊंगा नहीं होता है। हम्म। आपको थोड़ी, या तो सबसे अच्छा सीखने का यही है कि आप प्ले ज्वाइन कर लो। हम्म। हिंदी प्ले है, मराठी है, गुजराती है। तो प्लेस में आपको बहुत सीखने मिलता है। ये सब जो दिग्गज आए हैं वो प्ले कर करके ही आए हैं। हम्म। जितने भी बड़े बड़े आज हमारे ये जो हैं वो सभी प्ले करके आए हैं। हम्म। परेश रावल जी, नसरुद्दीन शाह जी, नाना पाटेकर जी, जो भी हैं सब हम्म। प्ले करके आए। हम्म। अमिताभ जी भी करते थे प्ले। बिल्कुल। प्ले में आपको बहुत सीखने मिलता है। हम्म। बहुत अच्छा। सर, समय की कमी के कारण ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं अब नहीं ले पाऊंगा। आप जाते जाते, भारत की जनता, देश विदेश में आपके शोज होते हैं, आपके जो फैंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम्म, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान की, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। यही एक रास्ता है, प्यार प्यार प्यार, और कोई रास्ता नहीं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस चीज यही जो रहती है। बस यही मैं कहूंगा। ये हिंदुस्तानी देशवासी हैं, वो सिर्फ प्यार जानते हैं। मिलजुल के रहो, बस प्यार बांटो लोगों में, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, बस यही कहूंगा मैं। तो भाई, आप लोग ये जो प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, कलाकारों को, ये देते रहिए। क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है। और हाँ, हमको सम्मान मिलता है पूरे देश और विदेशों में, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के इज्जत की वजह से। ये बनाए रखिए, बस यही आपसे विनती है। बहुत बढ़िया। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि इतने पॉपुलर एक्टर किशोर भानुशाली जी कितने डाउन टू अर्थ हैं, और कम से कम आप इनकी बात को मानिए, मिलजुल कर रहें। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आप जरूर बताइए कि आपको यह शो कैसा लगा।
आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू, नमस्कार।